जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल दी हिस्ट्री ऑफ पर। आज की क्लास के अंदर हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 करेंगे। लास्ट वाली क्लास के अंदर आपको मैंने कुछ सिंबल्स के बारे में बताया था कि किस प्रकार से वहाँ के जो रेवोल्यूशनरीज जो लोग थे उन्होंने किस किस प्रकार से अलग अलग सिंबल निकाले और इन सिंबल के थ्रू उन्होंने वहाँ के लोगों को अवेयर किया। ठीक है ना। अब आज वाली क्लास के अंदर हम लोग इसके आगे वाला पार्ट जानेंगे। अब देखो, फ्रांस में शुरू के अंदर फ्रांस के अंदर मोनार्की हुआ करती थी। क्या होती थी? फ्रांस के अंदर मोनार्की होती थी शुरू में। और मोनार्की को खत्म करने के बाद फ्रांस के अंदर कुछ समय के लिए क्या आती है? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आती है। कॉन्स्टिट्यूशन सीएम करके लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो कुछ समय के लिए फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आती है और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की खत्म होने के बाद फ्रांस के अंदर क्या आता है? रिपब्लिक। फ्रांस के अंदर रिपब्लिक रूल आता है। रिपब्लिक रूल का मतलब होता है कि एक ऐसा रूल जहां पर लोग मिलजुल कर शासन कर रहे हों, मिलजुल कर रूल कर रहे हों। यहाँ पर कोई राजा महाराजा नहीं होता बल्कि लोगों का ही शासन होता है। तो किस तरीके से फ्रांस के अंदर रिपब्लिक को स्टेब्लिश किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को खत्म करके। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट देखो, पहले वाले पॉइंट के अंदर इसके अंदर बताया हुआ है कि जो लुई 16 जो था ना, जो फ्रांस का जो किंग था लुई 16, उसने भले ही साइन कर दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीक्रेटली तरीके से प्लानिंग कर रहा था पर्सिया के किंग के साथ मिलकर। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो, भले ही लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट के ऊपर साइन कर दिया था कि भाई ठीक है, मेरा शासन आज से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वाला शासन होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो चाहता नहीं था कि उसके देश में कॉन्स्टिट्यूशन रहे। वो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था। तो इसके लिए वो सीक्रेट तरीके से, गुप्त तरीके से वो प्लानिंग कर रहा था। किसके साथ मिलकर? पर्सिया के राजा के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा था। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि देखो, एक तरफ तो पर्सिया के राजा के साथ में मिलकर वो प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से उसके देश से कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ उसके जो अड़ोस पड़ोस के जो देश है ना, फ्रांस के जो अड़ोस पड़ोस के जो देश है फ्रांस के, वहां के राजा क्या कर रहे थे? देखो, वहां के राजाओं को डर गया था, वहां के किंग्स को डर ये था कि जिस तरीके से फ्रांस में हो रहा है, फ्रांस के लोगों ने फ्रांस के जो राजा है उसको कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना दिया है, तो कहीं हमारे देश के अंदर भी हमारे लोग भी ऐसा ना कर दें। तो फ्रांस के अड़ोस पड़ोस के जो देश थे, जहाँ के जो राजा थे, उन्होंने क्या करा? वो देखो, टाइम टू टाइम फ्रांस के अंदर अपनी आर्मी भेजा करते थे अटैक करने के लिए, ताकि फ्रांस के अंदर जो अनस्टेबिलिटी बन जाए, है ना, और वापस से जो फ्रांस का किंग है लुई 16, उसके पास वापस से पावर आ जाए। तो इस चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए वहां के जो अड़ोस पड़ोस के जो देश थे फ्रांस के, वो टाइम टू टाइम वहां पर अपनी अपनी आर्मी, अपने अपने लोग भेजा करते थे अटैक करने के लिए। ठीक है। दूसरी बात, अब देखो होता क्या है, एक तारीख आती है अप्रैल 1792। तो अप्रैल 1792 को ये होता है कि अब की बार कि फ्रांस के अड़ोस पड़ोस के देश पहले अपनी आर्मी उसके देश में भेजें, फ्रांस के अंदर भेजें। उससे पहले ही क्या होता है कि उससे पहले ही जो फ्रांस की जो असेंबली थी ना, नेशनल असेंबली, वो नेशनल असेंबली उन अड़ोस पड़ोस के देश के लोगों की आर्मी के, मतलब आर्मी भेजने से पहले ही वो फ्रांस की आर्मी उन देशों में भेज देती है। जैसे कि कहाँ कहाँ भेजती है? प्रेसिया के अंदर और ऑस्ट्रिया के अंदर। इन प्रेसिया और ऑस्ट्रिया के अंदर अप्रैल 1792 के अंदर जो फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी वो आर्मी भेज देती है इन देशों के अंदर लड़ने के लिए, इनको डिफीट करने के लिए। ठीक है ना। अब आगे वाला पार्ट देखो। अब होता क्या है कि फ्रांस के बहुत सारे लोग, खासकर मैं अगर आपसे बोलूं वॉलंटियर्स, तो फ्रांस के हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स जो होता है ना, यानी कि जो फ्रांस के जो लोग थे, इसको बोलते हैं वॉलंटियर्स को स्वयंसेवक। फ्रांस के जो स्वयंसेवक जो लोग थे, वॉलंटियर्स जो थे, वो बड़ी तादाद में, बहुत लार्ज लेवल पर कहाँ जाते हैं? इन देशों के अंदर जाते हैं वॉर करने के लिए। और जिस समय वो लोग जा रहे थे, जिस समय वो लोग इन देशों के अंदर जा रहे थे, तो रास्ते में एक सॉन्ग गाते हुए जा रहे थे, रास्ते में एक सॉन्ग गाते हुए जा रहे थे, है ना। और जो सॉन्ग था ना, ये फ्रांस का क्या है? फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मार्सिले। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस प्रकार से जो फ्रांस के जो वॉलंटियर्स थे, जब ये लोग उन देशों के अंदर, पर्सिया के अंदर और ऑस्ट्रिया के अंदर जब वॉर करने के लिए जा रहे थे, तो ये लोग जाते जाते रास्ते में ये लोग एक सॉन्ग गा रहे थे जो कि फ्रांस का नेशनल एंथम है। इसका नाम क्या है? मार्सिले। ये फ्रांस का नेशनल एंथम है। और इस मार्सिले को जो लिखा था, इसको जो कंपोज किया था, वो किसने किया था? रोजर डे लाइल नाम के एक व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? रोजर डे लाइल नाम का एक पोएट था,
इसने इसको लिखा था, इसको कंपोज किया था। ठीक है ना, चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था पिछली वाली क्लास के अंदर कि जो जेकोबिन क्लब के जो लोग थे, जेकोबिन क्लब के लोगों का इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा था फ्रांस के अंदर रिपब्लिक को स्टेब्लिश करने को। ठीक है ना, तो फ्रांस के अंदर इन लोगों ने, जेकोबिन क्लब के लोगों ने किस प्रकार से वहां पर रिपब्लिक को स्टेब्लिश किया था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना पड़ेगा उसके फीचर्स के बारे में कि जेकोबिन क्लब क्या है, इसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है ना, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स है, थोड़ा सा बहुत पहले हमें इसके बारे में देखना पड़ेगा। फिर एंड में हम क्या देखेंगे, एंड में हम देखेंगे कि इसने किस प्रकार से वहां पर रिपब्लिक की शुरुआत करी थी फ्रांस के अंदर। पहला पॉइंट देखो, ये जो जेकोबिन क्लब है ना, इस जेकोबिन क्लब का जो नाम पड़ा है, इसका नाम पड़ा है एक बिल्डिंग के नाम पर। उस बिल्डिंग का नाम क्या है, कन्वेंट ऑफ सेंट जेकब। ये जो बिल्डिंग है ना, कन्वेंट ऑफ सेंट जेकब जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग एक प्रकार की रिलीजियस बिल्डिंग है। ये फ्रांस की एक रिलीजियस बिल्डिंग है। इस रिलीजियस बिल्डिंग के नाम पर इस जेकोबिन क्लब का नाम पड़ा था। पहली बात तो ये है इसके अंदर। दूसरी बात, अगर आगे बात की जाए इसके अंदर, तो देखो ये जो जेकोबिन क्लब था, इस जेकोबिन क्लब के अंदर कई सारे लोग मतलब इसके अंदर मौजूद थे, है ना। अब इस जेकोबिन क्लब के अंदर कौन कौन लोग होते थे, जैसे कि सर्वेंट होते थे इसके अंदर, सर्वेंट हो गया, लेबर हो गया यानी कि मजदूर हो गए, लॉयर हो गए यानी कि वकील हो गए। ये सभी लोग जेकोबिन क्लब के सदस्य हुआ करते थे, इसके मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, अब इस जेकोबिन क्लब का एक लीडर भी हुआ करता था। ठीक है ना, तो इस जेकोबिन क्लब का जो लीडर था, उस लीडर का नाम था मैक्समिलियन रोबोस्पियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी जेकोबिन क्लब के लोग एक पैंट पहना करते थे, लंबी सी चेक, एक चेक की पैंट होती थी, चेक उसमें चेक की ना पैंट होती थी लंबी सी। ठीक है, और उस पैंट को ये इसलिए पहना करते थे ताकि ये लोग अपने आप को वहां के एलिट क्लास के लोगों से अलग दिखा सके। इस वाले पॉइंट को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। आपको मैंने बताया कि जो जेकोबिन क्लब के लोग थे ना, वो अपने आप को इन एलिट क्लास के लोगों से अलग दिखाने के लिए वो एक लंबी सी पैंट पहना करते थे। और ये जो पैंट थी, ये पैंट एक चेक की पैंट थी, है ना। मैं दिखाता हूँ ये पैंट कैसी, देखो ये पैंट, ये पैंट देखिए ना, इसने पैंट पहनी हुई है, ये तो पैंट पहनी हुई, ये लंबी सी चेक की, ये देखो इस पे लंबी लंबी ये लाइनें आ रही है ना। तो ये चेक की पैंट, लंबी सी पैंट पहना करते थे ताकि ये अपने आप को एलिट क्लास के लोगों से अलग दिखा सके। और ये पैंट पहनने की वजह से इन जेकोबिन क्लब के लोगों को, इनको सो क्लोथ कहा जाता था। इनको क्या बोलते थे, इन जेकोबिन क्लब के लोगों को सो क्लोथ्स कहा जाता था, इन लंबी पैंट पहनने की वजह से। इतनी बात हो गई, चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो, इसके अलावा ये लंबी पैंट पहनने के अलावा ये लोग एक लाल कलर की टोपी भी लगाया करते थे। ये जेकोबिन क्लब के लोग एक रेड कलर की केप भी पहना करते थे। और ये जो केप थी, ये केप सिंबल थी किसका, ये केप सिंबल थी फ्रीडम का, यानी कि आज़ादी का प्रतीक थी। ये जो केप पहना करते थे जेकोबिन क्लब के लोग। लेकिन हाँ, ये जो केप थी ना, ये केप वहाँ की वुमेन को अलाउ नहीं था पहनना। ये रेड केप वहाँ की वुमेन को अलाउ नहीं था पहनना। अच्छा, इसके अलावा जो एलिट क्लास के जो लोग थे फ्रांस के, वो भी एक प्रकार की पैंट पहना करते थे। और इनकी जो पैंट होती थी ना, इनकी पैंट घुटनों से ऊपर की तरफ आया करती थी। तो इनकी जो पैंट थी उसको बोलते थे क्या, उसको बोलते थे ब्रीचेस, है ना। ये होती कैसी थी, तो आपको दिखा रहा हूँ कैसे होती। तो ये रही, ये इसने पहनी ना, इसने हाफ पैंट पहनी हुई है, ये घुटने से ऊपर ऊपर तक की इसने हाफ पैंट पहनी हुई है। तो इसी को बोलते थे क्या, ब्रीचेस बोलते थे इसको। ये एलिट क्लास के लोग थे। एलिट का मतलब होता है कि वो लोग जो समाज में, सोसाइटी में काफी अमीर लोग थे, है ना, इनको एलिट क्लास के लोग कहा गया इनको। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। ये तो हो गया, अभी तक हमने इसके बारे में फीचर पढ़ा हमने कि जेकोबिन क्लब क्या था, इसकी क्या क्या खूबियां, इसकी क्या क्या फीचर्स थे। अब हम पढ़ेंगे कि जो जेकोबिन क्लब है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा था रिपब्लिक को शुरू करने में, है ना। इसको शुरू करने में इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा था। पहला पॉइंट देखो, होता क्या है कि 1792 के दौरान क्या होता है कि पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। वहाँ पर फ्रांस के अंदर जो फूड जो होता है, फूड के प्राइस बढ़ जाते हैं, है ना। फूड के प्राइस बढ़ जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कहाँ पर, फ्रांस के अंदर। और जो वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर जो होता है एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार जो होता है फ्रांस के अंदर, रोजगार घट जाता है। रोजगार घट गया, फूड घट गया, है ना। और फूड के जो प्राइस है, फूड के प्राइस बढ़ जाते हैं। तो फ्रांस के अंदर कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी। तो होता क्या है, जो जेकोबिन जो क्लब के लोग थे ना, ये जेकोबिन क्लब के लोग अब फ्रांस की जो राजधानी थी पेरिस, वहाँ की सड़कों पर उतर आते हैं
और वहां की सड़कों पर उतरने के बाद क्या करते हैं, ये लोग एक महल में घुस जाते हैं। उस महल का नाम क्या था, टुइलेरिया का महल, टुइलेरिया पैलेस। इस महल में घुसने के बाद कि 10 अगस्त 1792 को इस वाले महल में घुसते हैं, और इस महल में घुसने के बाद ये क्या करते हैं कि वहां से लुई 16 को पकड़ लेते हैं, क्योंकि लुई 16 इस टाइम पर यहीं पर ही था। लुई 16 और उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, ये दोनों के दोनों इस टाइम पर इस महल के अंदर थे। तो इन दोनों को यहाँ से पकड़ लिया जाता है बाय दी जेकोबिन क्लब्स मेंबर, ठीक है ना, उनके द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है। और इनको पकड़ने के बाद इनको वहां पर हॉस्टेज बना दिया जाता है, ठीक है। और हॉस्टेज बनाने के बाद क्या होता है कि जब इनको लाया जाता है तो नेशनल असेंबली इनके ऊपर मुकदमा चलाती है ना। मुकदमा चलाने के बाद इनको जेल में डाल दिया जाता है। इन दोनों को दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। किनको, लुई 16 को और उसकी जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, इन दोनों के दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद फ्रांस के अंदर इलेक्शन करवाए जाते हैं। उसके बाद फ्रांस के अंदर दोबारा से नए इलेक्शन करवाए जाते हैं। किसके लिए, असेंबली के लिए ही, इस असेंबली के लिए ही, इस नेशनल असेंबली के लिए ही फ्रांस में दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं, राजा को पकड़ने के बाद, जेल में डालने के बाद, है ना। अब ये जो इलेक्शन करवाए जाते हैं, इस वाले इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि अब जो वोट डालने की जो उम्र जो होती है ना, इनकी जो एज होती है वो घटाकर 25 साल से घटाकर 25 ईयर से घटाकर उस एज को 21 कर दिया जाता है। तो सभी को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था, सिवाय किसके, वुमेन के। वुमेन को अभी भी वोट डालने का राइट नहीं था फ्रांस के अंदर। वुमेन को बहुत बाद में जाकर 1946 के अंदर जाकर वुमेन को वोटिंग राइट मिलता है। राइट टू वोट वुमेन को मिलता है 1946 के अंदर। इतनी बात हो गई, चलते हैं आगे की तरफ। अब क्या होता है कि इलेक्शन करवा लिए गए, असेंबली के लिए इलेक्शन करवा लिए गए, और इलेक्शन करवा लेने के बाद, राजा को पकड़ लेने के बाद, उसको जेल में डाल देने के बाद क्या होता है, फिर एक तारीख आती है, क्या, 21 सितंबर। तारीख क्या थी, 21 सितंबर 1792। अब इस तारीख को होता है क्या कि इस तारीख को, ये तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ये तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए क्योंकि इस तारीख के दिन क्या होता है कि फ्रांस के अंदर रिपब्लिक को इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। यानी कि फ्रांस अब पूरे तरीके से क्या बन गया था, फ्रांस अब पूरे तरीके से गणतंत्र देश बन गया था। यानी कि ऐसा देश जहां पर राजा नहीं होगा, बल्कि लोगों के द्वारा शासन चलाया जाएगा, रूल किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इतनी बात हो गई। अब चलते थोड़ा सा आगे की तरफ। अब फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर करने के बाद क्या होता है कि फिर दोबारा एक तारीख आती है, क्या, 21 जनवरी। देखो यहाँ पर 21 जनवरी है और यहाँ पर क्या था, 21 सितंबर, ठीक है। तो 21 जनवरी 21 जनवरी 1793 को क्या होता है कि जो राजा था ना, उस राजा को ट्रेजन के केस में, यानी कि देशद्रोह के केस में, लुई 16 को फांसी दे दी जाती है। उसको ना जो एक ब्लेड था, गिलोटिन ब्लेड है ना, उसके नीचे रख के उसकी गर्दन काट दी जाती है, उसको मार दिया जाता है। किसको, लुई 16 को। अच्छा, ये सारी चीजें होती कहाँ पर है, ये सारी चीजें होती है एक महल के अंदर। उस महल का नाम क्या था, पैलेस डी ला कनकार्ड। इस पैलेस डी ला कनकार्ड के अंदर, इस पैलेस डी ला कनकार्ड के अंदर लुई 16 को फांसी दे दी जाती है, उसको मार दिया जाता है जान से। तब 21 जनवरी 1793 को, ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्रांस के अंदर क्या होता है कि फ्रांस के अंदर इस प्रकार से रिपब्लिक शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखो, जो रिपब्लिक जो शुरू किया गया है, ये जो रिपब्लिक शुरू किया गया है, आप देख रहे हैं इसके लिए कितने वॉर हुए हैं, कितने लड़ाइयाँ हुई हैं इसके लिए। तो ये जो रिपब्लिक को शुरू करने के लिए ये जो रेवोल्यूशनरी जो वॉर हुए थे, इस वॉर का पूरे के पूरे फ्रांस के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहली बात क्या इम्पैक्ट पड़ा, इधर देखो आप। अच्छा देखो, ये यहाँ पर जो मैंने इमेज लगाई हुई है, इस इमेज के अंदर दिखाया जा रहा है किस प्रकार से लुई 16 को गिलोटिन ब्लेड के नीचे उसको लिटाकर उसका गला काटा जा रहा है, इसके अंदर दिखाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, आपको मैंने बताया ना कि ये जो रिपब्लिक शुरू हुआ था, इस रिपब्लिक को शुरू करने में वहां जो वॉर हुए थे, उस वॉर का पूरे के पूरे फ्रांस के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था। पहली बात कि पूरे फ्रांस के अंदर, पूरे फ्रांस को इकोनॉमिक डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी, यानी कि उसको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। किसको, फ्रांस को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। फ्रांस को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या था कि अब देखो क्या था कि जिस समय सारे के सारे मेल फ्रांस के अंदर रिवोल्ट कर रहे थे, यानी कि क्रांति करने के लिए वो लोग इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर गए हुए थे, और टुलेरिया के महल जब वो लोग गए हुए थे,
उस समय क्या हुआ था कि पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर क्या था कि जितनी भी वुमेन थी ना, जितनी भी महिलाएं थी, उन वुमेन्स के ऊपर क्या हुआ कि घर का सारा काम, बाहर का सारा काम उनके कंधों पर आ गया, उनके शोल्डर पर आ गया, है ना। इसके अलावा क्या हुआ, अब इसके बाद ये हुआ कि अब लोगों के पॉलिटिकल राइट को लेकर, अब लोगों के क्या क्या राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, उस पॉलिटिकल राइट को लेकर अब लोगों के बीच में डिबेट डिस्कशन शुरू हो गया। कहां पर? जैकोबिन क्लब के अंदर। ये आपको मैं तीसरा इंपैक्ट बता रहा हूं मैं किसका, ये जो रिपब्लिक शुरू किया गया है ना फ्रांस के अंदर, इस रिपब्लिक को शुरू करने में ये जो वॉर हुए थे, इस वॉर का क्या क्या इंपैक्ट पड़ा था वो आपको बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट हो चुका है हमारा। अगला पॉइंट इसके अंदर हमारा क्या है कि देखो ये इस वॉर के बाद, रिपब्लिक शुरू होने के बाद क्या हुआ कि फ्रांस के अंदर जो वहां की जो वुमेन थी, वहां की वुमेन्स ने भी अपने अपने क्लब बनाना शुरू कर दिए थे, अपने अपने क्लब्स बनाना शुरू कर दिए थे। क्लब्स मतलब क्या, जैसे कि जैकोबिन क्लब था ना, इसी तरीके से वहां की वुमेन्स ने, वहां की महिलाओं ने भी अपने अपने क्लब्स बनाना शुरू कर दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 60 से ज्यादा क्लब्स महिलाओं के थे। कहां पर? फ्रांस के अंदर। इतनी बात हो गई, चलते हैं आगे की तरफ। अब इसके बाद देखो क्या होता है कि फ्रांस के अंदर सबसे पहले मोनार्की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई, फिर उसके बाद क्या आया? रिपब्लिक आ गया। अब रिपब्लिक खत्म होने के बाद अगर आप देखेंगे तो रिपब्लिक के बाद क्या होता है कि फ्रांस के अंदर एक शासन आता है, उसको क्या बोलते हैं? रेन ऑफ टेरर। इस रेन ऑफ टेरर के अंदर देखो ये होता है कि कुछ लोग जो रिपब्लिक के अंदर शासन कर रहे थे, जो लोग, उनमें से क्या होता है कि उनमें से कुछ लोग ये होता है कि वो पावर को सेंट्रलाइज कर लेते हैं, वो पावर को सारे के सारे अपने पास कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। अब पावर को अपने पास करने के बाद वो लोग पावर का मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, और इन्हीं लोगों के रूल को क्या बोला गया? रेन ऑफ टेरर बोला गया, है ना। तो इनडायरेक्टली अगर आपसे बात की जाए तो इनडायरेक्टली यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? यहाँ पर मैक्सिमिलियन रोबोस्फेयर की बात की जा रही है। देखो ये आतंक का काल जिसको हम बोलते हैं रेन ऑफ टेरर बोलते हैं, ये रेन ऑफ टेरर 1 साल तक चला था। 1793 से लेकर 1794 तक, ये 1 साल तक क्या चलता है? रेन ऑफ टेरर, ये वाला रूल चलता है। कहां पर? फ्रांस के अंदर। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको ये बता दिया इसके अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है कि देखो दूसरा पॉइंट ये था कि जो लोग रिपब्लिक को अपोज करते थे, भाई फ्रांस के अंदर जो लोग रिपब्लिक को अपोज करते थे, अपोज मतलब विरोध करते थे जो लोग रिपब्लिक का, उसको क्या कहता था? उसको ये जैकोबिन क्लब के जो लोग थे ना, जैकोबिन क्लब के कुछ लोग, खासकर मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं मैक्सिमिलियन रोबोस्फेयर की बात कर रहा हूं, जो कि इसका हेड था जैकोबिन क्लब का। ठीक है ना। तो जो लोग भी इस रिपब्लिक को अपोज करते थे, उसका विरोध करते थे, उन लोगों को हार्श पनिशमेंट दिया जाता था। हार्श पनिशमेंट का मतलब होता है कठोर सजा। उन लोगों को कठोर सजा दी जाती थी। कैसे? उनको गिलोटिन के नीचे चढ़ा दिया जाता, उनको मार दिया जाता था। इस प्रकार से उनको हार्श पनिशमेंट दी जाती थी बाय दी मैक्सिमिलियन रोबोस्फेयर। अच्छा, इसके अलावा जो रोबोस्फेयर था, रोबोस्फेयर ने क्या करा? तो रोबोस्फेयर ने इस रेन ऑफ टेरर के अंदर क्या करा कि उसने वेजेस को फिक्स कर दिया था, यानी कि उसने लोगों के वेतन को फिक्स कर दिया था कि भाई लोगों की महीने की कमाई इतने ही होगी। इसके अलावा उसने प्राइस के गुड भी उसने क्या कर दिया था? उसने फिक्स कर दिया था। उसने चीजों की कीमत और लोगों की आमदनी, इन दोनों को उसने क्या कर दिया था? फिक्स कर दिया था। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर महंगाई बढ़ेगी तो लोगों का वेतन तो उतना ही है, चीजों की प्राइस उतना ही है। तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो इनका तो नुकसान होगा ना। तो ये रेन ऑफ टेरर के अंदर हो रहा था। उसके बाद और क्या हो रहा था? इसके अलावा देखो ये मैक्सिमिलियन रोबोस्फेयर ने क्या करा? मैक्सिमिलियन रोबोस्फेयर ने इसने ब्रेड और मीट इनको भी फिक्स कर दिया था कि भाई एक दिन में या एक हफ्ते में लोगों को सिर्फ इतना ही दिया जाएगा बस। तो इसने इस ब्रेड की, मीट की, इनकी जो लिमिट थी ना, उसको भी इसने फिक्स कर दिया कि एक इंसान को सिर्फ इतना ही मिलेगा और एक दिन में सिर्फ इतना ही मिलेगा। इसके अलावा क्या हुआ कि अब देखो इन सारी चीजों से क्या हुआ कि रोबोस्फेयर के जो फॉलोवर्स थे ना, इसके जो सपोर्टर्स थे, रोबोस्फेयर के जो सपोर्टर्स थे, वो इससे गुस्सा हो गए। इससे क्या हो गए? इससे गुस्सा हो गए, गोट एंग्री। और उन्होंने गुस्सा होने के बाद क्या करा कि उन्होंने गुस्सा होने के बाद जुलाई 1794 को, ये पूरी डेट पता है क्या? इसकी पूरी डेट है आपकी 28 जुलाई 1794 को इस रोबोस्फेयर को ही गिलोटिन ब्लेड के नीचे चढ़ा दिया, यानी कि उसको मार दिया जान से, इसको फांसी दे दी। किसको? रोबोस्फेयर को। तो इस तरीके से क्या हुआ? इस तरीके से 1794 के अंदर ये रेन ऑफ टेरर खत्म हो जाता है। इसके बाद देखो ये रहा, ये रेन, इसको मैक्सिमिलियन रोबोस्फेयर को यहाँ पर गिलोटिन ब्लेड के नीचे इसको चढ़ाया जा रहा है, इसको गला काटा जा रहा है इसके अंदर, ये दिखाया गया इसके अंदर, पिक्चर के अंदर। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ।
अब रेन ऑफ टेरर खत्म हो गया। अब रेन ऑफ टेरर खत्म होने के बाद फ्रांस के अंदर कुछ समय के लिए, लगभग हम कह सकते हैं 4 सालों के लिए, फ्रांस के अंदर जो एक रूल आता है उस रूल को क्या बोलते हैं, उस रूल को हम बोलते हैं डायरेक्टरी रूल। तो फ्रांस में 27 अक्टूबर 1795 से लेकर 10 नवंबर 1799 तक, है ना, फ्रांस के अंदर जो शासन रहता है, इस शासन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी रूल बोलते हैं इसको। ये कब आता है, ये रेन ऑफ टेरर के बाद ये वाला रूल आता है। अब इस वाले रूल में पता क्या होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रावधान किया गया था, एक प्रोविजन किया गया था, क्या, कि वहां पर 2 काउंसिल को चुना जाएगा, वहां पर 2 काउंसिल को, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल को चुना जाएगा फ्रांस के अंदर। और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर एक एग्जीक्यूटिव चुनेंगे, यानी कि एक विधायिका को चुनेंगे ये दोनों मिलकर, ठीक है ना। और इस एग्जीक्यूटिव के अंदर 5 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे, 5 मेंबर होंगे। और इन्हीं 5 मेंबर के जो रूल को क्या बोला गया, इन्हीं 5 के शासन काल को क्या बोला गया, डायरेक्टरी रूल बोला गया, ठीक है ना। और इन्हीं 5 में से अगर आप देखेंगे तो इन्हीं 5 में से एक आपका नेपोलियन भी था इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब देखो इनके बारे में देख लेते हैं क्या करके। पहली बात आपको मैंने क्या बताया ना मैंने आपको, कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक क्या बोलते हैं, एक प्रोविजन किया गया था, एक प्रावधान किया गया था कि फ्रांस के अंदर जो है ना 2 काउंसिल को चुना जाएगा, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि ये दोनों काउंसिल मिलकर क्या करेंगी, वहां पर एक एग्जीक्यूटिव को चुनेंगी, वहां पर एक एग्जीक्यूटिव को चुनेंगी। एग्जीक्यूटिव को मतलब होता है कार्यपालिका। उसके बाद इसके अंदर 5 मेंबर होते हैं, ठीक है ना। और ये 5 मिलकर क्या करते हैं, 5 मिलकर शासन चलाते हैं, कहां पर, फ्रांस के अंदर। और इन्हीं 5 के रूल को क्या बोला गया, इन्हीं 5 के रूल को बोला गया क्या, डायरेक्टरी रूल बोला गया। लेकिन जिस समय 5 मिलकर रूल कर रहे थे फ्रांस के अंदर, उस समय पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी। फ्रांस के अंदर अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी, क्या बनी हुई थी, अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी। यानी कि तो इन 5 में आपस में बनती नहीं थी, और ये 5 एक दूसरे की बात सुनते भी नहीं थे। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रांस के अंदर अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी। तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे में नेपोलियन आता है, नेपोलियन बोनापार्ट आता है। और नेपोलियन बोनापार्ट आने के बाद क्या करता है, वो 1804 के अंदर वो फ्रांस का क्या बन जाता है, डिक्टेटर बन जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का डिक्टेटर बन जाता है, कब, 1804 के अंदर। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। जैसे हिटलर था ना, उसी प्रकार से ये भी फ्रांस का तानाशाह बन जाता है। कौन, ये अपना नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। ये देखो 5 मेंबर ये रहे, इसमें दिखा रखा आपको, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये अभी तक हम ऑलमोस्ट बहुत सारा पार्ट कवर कर चुके हैं, बस थोड़ा सा पार्ट हमारा बचा इसके अंदर। अब देखो जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन जो होता है, उस रेवोल्यूशन के अंदर वहां पर जो वहां की जो वुमेन्स जो थी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था और उनकी कंडीशन कैसी थी, उनका स्टेटस कैसा था, कब, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन उनका स्टेटस कैसा था, उनकी कंडीशन कैसी थी, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। पहली बात देखो, जिस समय सारे के सारे जो मेल थे वो रेवोल्यूशन करने के लिए टुइलेरिए के पैलेस में गए हुए थे, या फिर हम कह सकते हैं इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर गए हुए थे। उस समय सारा की सारी जो फ्रांस के अंदर जो काम होता था, वो सारा काम वहां की वुमेन के ऊपर आ गया था, ठीक है। दूसरी बात देखो, वुमेन्स ने भी अपने अपने क्लब्स बनाना शुरू कर दिए थे। एग्जाम्पल के लिए इसमें 2 क्लब बताए गए हैं। पहले वाले क्लब का नाम क्या है, दी सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरीज, और दूसरे वाले क्लब का नाम क्या है, दी रिपब्लिकन वुमेन। ये 2 बहुत ही फेमस क्या है, क्लब है वुमेन्स के। हालांकि अगर आप देखेंगे ना, तो पूरे के फ्रांस के अंदर 60 प्लस क्या थे, क्लब्स बने हुए थे, लेकिन उन 60 में से ये 2 बहुत ज्यादा फेमस थे, ये वुमेन्स के क्लब्स थे। अच्छा, अब वुमेन जो थी वहां की फ्रांस की, उस वुमेन की स्टेटस, वहां उनका जो कंडीशन था, उनकी कंडीशन जेकोबिन क्लब के टाइम पर कैसी थी, ठीक है। पहली बात अगर बात की जाए देखो वुमेन्स की कंडीशन की, तो जेकोबिन क्लब के टाइम पर वुमेन की कंडीशन काफी बेटर थी। उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल खोले गए, है ना, और उनको आर्टिस्ट बनने का उनको राइट दिया गया, अधिकार दिया गया। और जेकोबिन क्लब के टाइम पर जो वहाँ की जो महिलाएं थी, वहाँ की जो वुमेन थी, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी गई। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है व्यवसायिक प्रशिक्षण। यानी कि इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है कि उनको कुछ छोटे मोटे ऐसे काम सिखाए गए ताकि वो लोग अपना रोजगार कमा सकें, ठीक है ना। इसके बाद बारी आती है किसकी, रेन ऑफ टेरर की बारी आती है। तो रेन ऑफ टेरर के टाइम पर वहां की जो वुमेन थी, उनका स्टेटस कैसा था, उनकी कंडीशन कैसी थी।
तो रेन ऑफ टेरर के टाइम पर वुमेन की कंडीशन बहुत ज्यादा बेकार थी। पहली बात, वुमेन जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करती थी ना, तो वुमेन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को स्टॉप कर दिया गया था, इनको रोक दिया गया था। कब? रेन ऑफ टेरर के टाइम पर। दूसरी बात, रेन ऑफ टेरर के टाइम पर क्या हुआ कि महिलाओं ने, वुमेन्स ने जितने भी क्लब बनाए हुए थे ना अपने, चाहे वो दी सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी ये वाला क्लब हो, चाहे वो ये वाला क्लब हो, तो वुमेन्स ने जितने भी क्लब बनाए थे इन सारे क्लब्स को क्या कर दिया? डिसोल्व कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया गया था। किसके द्वारा? रेन ऑफ टेरर के टाइम पर जो रूल कर रहा था ना मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उसने। और इसके अलावा अगर कोई इंसान, अगर कोई भी फीमेल, कोई भी वुमेन अगर रिपब्लिक को अगर अपोज करती थी, या फिर जेकोबिन, इसको क्या बोलते हैं, जेकोबिन क्लब के लोगों को अगर अपोज करती थी, तो उसको अरेस्ट करके उसको पनिश किया जाता था। तो इसी में से एक नाम आता है, तो एक लेडी है, उसका नाम है ओलंपे द गूंज। ये वहां की एक रेवोल्यूशनरी वुमेन है। तो इन्होंने वहां पर क्या करा कि इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि इसको, रेन ऑफ टेरर को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, जिसके बदले इनको क्या हुआ, जिसके बदले इनको पकड़ के इनको मार दिया गया था, इनको गिलोटिन ब्लेड के नीचे इनको चढ़ा दिया गया था, इनको मार दिया गया था। ठीक है ना? तो ये कंडीशन थी जेकोबिन क्लब के टाइम पर और रेन ऑफ टेरर के टाइम पर वहां की वुमेन्स की। ठीक है? और पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, तो आपको इस तरीके से ही पूरा लिख देना है पेपर के अंदर। ये देखो, ये रही ओलंपे द गूंज, ये रही ओलंपे द गूंज। इनको किस तरीके से तो गिलोटिन ब्लेड के नीचे ले जाया जा रहा है इनको। ये गिलोटिन ब्लेड पर क्या होता था? ऊपर ब्लेड लगा हुआ होता था गिलोटिन ब्लेड के ऊपर, और नीचे की तरफ गर्दन रखने के लिए खाका बना हुआ होता था, एक ढांचा बना हुआ होता था। तो इसमें इनकी गर्दन रखकर ऊपर से ब्लेड छोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार से जो भी जिनको कैदी बनाया गया होता था ना, तो इस प्रकार से उनकी डेथ हो जाती थी, इनको मर जाते थे। अब आगे चलते हैं। तो जिस समय फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हो रहा था, तो फ्रांस में रेवोल्यूशन से पहले और रेवोल्यूशन के दौरान, यानी कि बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन और ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उस समय फ्रांस में जो वो थे स्लेव जो थे, गुलाम जो थे, गुलामों की कंडीशन कैसी थी? और ये गुलामी व्यवस्था, दास व्यवस्था यानी कि स्लेव सिस्टम कब खत्म हुआ फ्रांस के अंदर से? पहली बात अगर बात की जाए, देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान बहुत बड़े लेवल पर वहां पर गुलामों को, स्लेव्स को बेचा हुआ खरीदा जा रहा था, पहली बात है। दूसरी बात क्या इसके अंदर, देखो फ्रांस ने अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी अमेरिका के पास में। अमेरिका के पास में एक आइलैंड पड़ता है, उस आइलैंड का नाम क्या है? कैरेबियन आइलैंड। ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड अमेरिका के आसपास है। तो यहाँ पर फ्रांस ने अपनी कुछ कॉलोनी बनाई हुई थी, जैसे कि मार्टिनिक हो गया, सेंट डोमिंगो हो गया, यहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी फ्रांस ने। और इन कॉलोनीज के अंदर फ्रांस क्या करता था? टी की फार्मिंग करता था, कॉफी हो गया, तंबाकू हो गया, इनकी वहां पर इनका प्लांटेशन लगाया हुआ था। किसने? फ्रांस ने। लेकिन ये जो एरिया था ना, कैरेबियन जो आइलैंड पे जो एरिया था, मार्टिनिक हो गया, सेंट डोमिंगो हो गया, यहाँ का जो क्लाइमेट था बहुत ज्यादा कैसा था? बहुत हॉट क्लाइमेट था, मतलब गर्म क्लाइमेट था। और गर्म क्लाइमेट होने की वजह से कोई भी फ्रांस का जो पर्सन था वो जल्दी इस इलाके में आना पसंद नहीं करता था। तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे? इसके लिए वो लोग स्लेव पकड़ कर लेकर आते थे, या फिर स्लेव खरीद कर लेकर आते थे। देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि नो फ्रेंच पर्सन वॉज रेडी टू गो टू दीज कॉलोनीज। यानी क्यों नहीं जाते थे ये लोग? क्योंकि भाई इस कॉलोनी के अंदर क्या था? बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो अब लोग, ये लोग पता क्या करते थे? देखो ये लोग करते थे क्या? ये लोग करते थे, जैसे कि ये फ्रांस है, ऊपर है फ्रांस, तो फ्रांस में यहां पर कुछ पोर्ट्स बने हुए थे, जिसका नाम क्या था? बोर्डेस और नांटेस। तो फ्रांस के इस पोर्ट से वो लोग निकलकर अफ्रीका के कोस्टल एरिया पे जाया करते थे, और यहां से वो लोग स्लेव को खरीदा करते थे, और खरीदने के बाद उस स्लेव को इन आइलैंड के ऊपर लेकर आ जाया करते थे, है ना? यहां से खरीदा, मतलब यहां से निकले, फ्रांस से निकले, कहां पर गए? अफ्रीका के अंदर गए। फिर अफ्रीका से कहां पर गए वो लोग? अमेरिका गए। और अमेरिका में उन गुलामों को बेचकर वहां से जो भी पैसा मिलता था, उस पैसों को कहां ले आते थे? फ्रांस के अंदर ले आते थे। इस प्रकार के ट्रेड को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर ट्रेड बोलते हैं इसको हम लोग, है ना? देखो इसके बारे में समझा भी रखा मैंने इसके अंदर, ये इमेज लगा हुआ है ना, इस इमेज के अंदर दिखा रखा है किस प्रकार से फ्रांस जो कि यूरोप के अंदर है, यहाँ पर दो अलग अलग पोर्ट्स बने हुए थे। एक पोर्ट्स का नाम क्या था? बोर्डेक्स, और दूसरे वाले का नाम क्या था? नांतेस। ये दो अलग अलग पोर्ट्स बने हुए थे फ्रांस के अंदर। तो यहाँ से बहुत सारे ट्रेडर कहाँ निकलते थे? कहाँ के लिए? अफ्रीका के लिए। और अफ्रीका में यहाँ पर ये लोग गुलाम को खरीदते थे, यानी कि स्लेवों को खरीदते थे, और स्लेवों को खरीदने के बाद वो लोग अमेरिका में, यानी कि इस कैरेबियन आइलैंड के ऊपर लेकर आते थे बेचने के लिए। और यहाँ से बेचकर उन स्लेवों को, उन गुलामों को बेचकर जो भी पैसा आता था, उस पैसों को वापस कहाँ ले जाते थे? फ्रांस के अंदर। इस प्रकार के ट्रेड को क्या बोला गया? ट्रायंगुलर ट्रेड बोला गया। ठीक है ना? चलते हैं आगे की तरफ। अब फाइनली अगर आप देखेंगे तो स्लेवरी सिस्टम जो खत्म होता है फ्रांस के अंदर से, वो कब खत्म होता है? 1848 के अंदर
1848 के अंदर से पूरी तरीके से जो वहाँ पर जो स्लेव सिस्टम जो था वो पूरी तरीके से क्या होता है, खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। इतनी बात हो गई। अब चलते हैं, देखो फ्रेंच जो रेवोल्यूशन हुआ है उस फ्रेंच रेवोल्यूशन को वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल के ऊपर, यानी कि आम लोगों के ऊपर, फ्रांस के जो आम लोग थे, जो सामान्य लोग थे फ्रांस के, उन सामान्य लोगों की जीवन के ऊपर इस रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहला पॉइंट देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन से 3 विचार, 3 आइडियाज निकल कर आते हैं, फ्रीडम, इक्वेलिटी, फर्टर्निटी, है ना, और एक इसमें आप जो ऐड कर सकते हैं जस्टिस। तो फ्रांस से ये कुछ आइडियाज निकल कर आते हैं। जब ये फ्रांस रेवोल्यूशन से, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन से जब ये आइडिया निकले तो इन आइडियाज को वहां के लोगों के ऊपर अप्लाई भी किया गया। तो ये इम्पैक्ट पड़ा, पहला इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा इम्पैक्ट क्या, दूसरा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। इसका दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ा कि फ्रांस के अंदर अभी तक मीडिया के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, बुक्स के ऊपर सेंसरशिप लगी हुई थी। सेंसरशिप का मतलब था प्रतिबंध, यानी कि अब राजा के खिलाफ में कुछ भी नहीं छाप सकते थे, ना मीडिया के ऊपर दिखा सकते थे, इसको बोलते हैं सेंसरशिप। तो फ्रांस के अंदर जब सेंसरशिप खत्म हो गई फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, तो होता है क्या कि अब लोग अपने अपने स्पीच को और अपने अपने एक्सप्रेस को, मतलब क्या कह सकते हैं इसके अंदर, कि अपने आइडियाज को, अपने थॉट को अब सरकार के सामने रख सकते थे। कौन? फ्रांस के लोग। ये दूसरा इंपैक्ट पड़ा फ्रांस के लोगों के ऊपर। तीसरी बात क्या थी, देखो सेंसरशिप हटने से ये हुआ कि अब लोग अपने आइडियाज को, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते थे, और अपने आप को भी एक्सप्रेस कर सकते थे किसके थ्रू? लेटर के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, बुक के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू। यानी कि लोग अपने अपने आइडियाज को, अपने अपने थॉट्स को बता सकते थे, किताबों के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से बता सकते थे अब। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये इम्पैक्ट पड़ा। और आगे क्या इसके अंदर, देखो अब लोग डिबेट करने लगे थे किसको लेकर, ये राजा को, लुई को, मतलब ये किंग को लेकर, किंग के बारे में लेकर, उसके फेवर में, उसके अनफेवर में, है ना, उसके सपोर्ट में, राजा के सपोर्ट में और उसके अपोनेंट में अब लोग डिबेट करने लगे थे। कहां पर? अलग अलग क्लबों के अंदर या गली मोहल्ले में लोग डिबेट करने लगे थे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, है ना। अब क्या हुआ था कि अब लोग गानों के अंदर, फेस्टिवल्स के अंदर, ड्रामोस के अंदर, यानी कि नाटकों के अंदर अब लोग डिबेट करने लगे थे राजा की पावर को लेकर, वो सही थी या गलत थी उसको लेकर अब लोग डिबेट करने लगे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लास्ट पॉइंट बता इस चैप्टर का, फिर चैप्टर कंप्लीट है हमारा। अभी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया के लोगों को इंस्पायर किया, खासकर भारत के लोगों को इंस्पायर किया। तो देखो भारत में 2 लोग थे, एक का नाम था टीपू सुल्तान, दूसरे थे राजा राम मोहन रॉय। ये दोनों बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे किसके? फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। ये रहे टीपू सुल्तान और ये रहे राजा राम मोहन रॉय। ये बोथ आर इंस्पायर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोनों के दोनों किससे? फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू।